डेफिनेटली। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो किसी वेदर, कोई भी वेदर हो वो उसमें कॉमन ही रहता है। एंड सर्दी हो या गर्मी, कभी भी उसका जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो कम नहीं होता। और वो प्रॉब्लम है एक्नी। पहले हम आपसे एक्नी के टॉपिक पे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो शेयर कर चुके हैं और होपफुली उससे आपकी बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले नहीं पता होंगी आपको समझ में आई होंगी और आप अपनी स्किन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके होंगे। आज हम बात करेंगे पोस्ट एक्नी स्पॉट्स और स्कार्स, मतलब एक्नी ख़त्म होने के बाद या दाने ख़त्म होने के बाद जो उनके निशान और धब्बे रह जाते हैं और जो खड्डे रह जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। दोनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उनको आप बिल्कुल सेपरेट कैटेगरी में रखिएगा। जो निशान होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक धब्बा होता है या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन उसको कहा जाता है। जबकि जिनको हम स्कार्स बोलते हैं या खड्डा बोलते हैं वो एक क्रेटर या डिप होता है नॉर्मल स्किन में। जैसे स्किन का लेवल इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जो खड्डा होगा वो वहाँ पे आपको एक पिट या फिर आपको एक क्या कहते हैं खड्डा जो है वो शो कर रहा है जो कि आपकी स्किन के लेवल से नीचे होगा। और यूजुअली जो खड्डा होता है उसमें भी पिगमेंटेशन होती है, मतलब उसमें भी एक रंग होता है। अब हम आ जाते हैं कि एक्नी को ट्रीट करना तो बहुत ज़रूरी है ताकि कम से कम निशान, यानी कि जो बाद में दाग धब्बे होते हैं या स्पॉट्स होते हैं या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है वो हो सके, और उसके अलावा कम से कम स्कार्स यानी कि कम से कम खड्डे जो हैं वो स्किन पे पड़ सकें। अब हम आ जाते हैं कि जो दाग धब्बे और निशान है या हाइपर पिगमेंटेशन है उसके लिए क्या करना चाहिए। यूजुअली उसके लिए घर में लगाने के लिए एप्लीकेशंस दिए जाते हैं और सिर्फ वो दवाइयाँ, वो क्रीम्स और वो एप्लीकेशंस जो है वो उनको आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर देता है। और कभी कभार ये होता है कि निशान जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर पिगमेंटेशन जो है वो डीप होती है, जिसकी वजह से हमें क्लिनिक में भी कुछ ना कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है। वो प्रोसीजर्स जो कि ऑप्ट किए जाते हैं इसके लिए, ज़्यादातर उसमें केमिकल पीलिंग्स होती हैं और उसके अलावा एलईडी लाइट थेरेपी होती है। लाइट थेरेपी में सिर्फ आपने लाइट में एक्सपोजर देना होता है स्किन को, और जो केमिकल पील्स होते हैं वो उसमें हमने केमिकल लगा के आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन भी कराना होता है। और जो एंटी पिगमेंट्री केमिकल पील्स होते हैं उसमें पील अंदर जाके उस लेवल पे, अगर डीप पिगमेंटेशन है उस लेवल पे जाके उस पिगमेंटेशन को या उस निशान को ख़त्म करने में हेल्प आउट करता है। बट यूजुअली बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, ज़्यादातर घर में देने वाली जो एप्लीकेशंस हैं वही उसको कवर कर लेती हैं। अब हम आ जाते हैं कि जो खड्डे हैं उनको हमें कैसे ट्रीट करना है और कैसे डील करना है। इसमें सबसे पहले तो 3 तरह के खड्डे होते हैं जिनको हम स्कार्स कह रहे हैं। इसमें आइस पिक स्कार्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे दानों की तरह या बहुत छोटे छोटे गोल होल्स की तरह जो है वो क्रेटर बनता है आपकी स्किन के अंदर। बिल्कुल छोटे छोटे पिट्स होते हैं और राउंड होते हैं। उनकी डेप्थ भी कम होती है, उनको डील करना निस्बतन जो है वो आसान होता है उनको ट्रीट करना। फिर हम आ जाते हैं कि उसके अलावा बॉक्स स्कार्स होते हैं। बॉक्स स्कार्स जो होते हैं वो ज़्यादा डीप भी होते हैं और ज़्यादा चौड़े भी होते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि एक और स्कार्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वो होते हैं रोल्ड ऑन स्कार्स। जो रोल्ड अप स्कार्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है कि वो यूजुअली जैसे सिस्ट बनता है, 2-2 3-3 दाने एक ही जगह पे बार बार निकलते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर रोल्ड अप स्कार्स बनते हैं। और फिर थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो मेल और फीमेल की स्किन में भी होता है। फीमेल्स की स्किन्स जो हैं वो ज़रा पतली होती हैं निस्बतन, और उसकी वजह से उनके जो स्कार्स होते हैं वो उतने डीप नहीं बन पाते जितने के मेल्स के स्कार्स होते हैं। और ज़्यादातर नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी जिसमें नोड्यूल्स और सिस्ट बनते हैं उसका नंबर भी फीमेल्स में भी होता है, बट मेल्स में जो है वो उस निस्बतन जो है वो ज़्यादा नंबर पाया जाता है नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी के पेशेंट्स का। इसीलिए उनकी स्किन थिक होती है और जब उसके अंदर क्रेटर बनेगा, जब उसके अंदर जो है वो एक स्कार बनेगा तो वो यूजुअली ज़्यादा डीप होता है। अब हम आ जाते हैं कि हमने इसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और क्या क्या चीज़ इसके लिए की जा सकती है। स्कार्स के लिए घर में करने वाले प्रोसीजर्स जो हैं या घर में लगाने वाली चीज़ें ज़्यादातर काम नहीं करती हैं और वो बहुत कम हैं, और ज़्यादातर केसेस में हमें जो है वो क्लिनिकल प्रोसीजर जो है उससे सपोर्ट और हेल्प लेनी पड़ती है। अब हम आ जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर तो स्कार्स जो हैं वो बहुत माइल्ड से हैं और उनका नंबर बहुत कम है तो फिर तो हम माइक्रोडर्माब्रेशन और उसके साथ जो है वो कोई और प्रोसीजर जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं
जैसे डर्मा रोलर जो है उसको भी ऑप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके स्कार्स जो हैं वो डीप हैं या उनका नंबर बहुत ज़्यादा है या वो बहुत बड़े सरफेस एरिया पे हैं, जैसे खाली चीक्स पे नहीं है, चिन भी इन्वॉल्व है, नोज भी इन्वॉल्व है, आपका फोरहेड भी इन्वॉल्व है, उस केस में फिर हमें ज़्यादातर लेज़र थेरेपी जो है उसको ऑप्ट करना पड़ता है। लेज़र थेरेपी जो है वो कैसे काम करती है, वो आपकी स्किन के अंदर जाके माइक्रो इंजरीज देती है, बहुत छोटी छोटी इंजरीज देती है, और ब्रेन जो है वो फिर स्किन को ऑर्डर देता है कि आप जो हैं वो यहाँ पे जाके दोबारा से स्किन बनाना शुरू करें। जो क्रेटर या खड्डा होता है उसमें से कोलेजन और इलास्टिन जो कि स्किन का सीमेंट होता है, जिसको ऐसे टाइट होना चाहिए, वो खत्म हो चुका होता है या खत्म कर चुका होता है स्कार जो है वो स्किन के अंदर, और इसीलिए हमें वहां पे एक खड्डा या एक डिप नजर आ रहा होता है। लेजर जब रिजुविनेशन कराएगी आपकी अपनी ही स्किन से, क्योंकि उसमें कोई और चीज इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आपकी स्किन को बेसिकली ये ऑर्डर मिलता है ब्रेन की तरफ से कि यहाँ पे कोलेजन इलास्टिन बनाना शुरू करें, और उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो लेवल होना शुरू हो जाएगी। समटाइम्स जो कोलेजन इलास्टिन बनाने की कैपेबिलिटी होती है स्किन की वो इतनी नहीं होती है जितना डीप जो है वो स्कार्स होते हैं। ऐसे केसेस में हम लेजर थेरेपी के अलावा जो है मीजोथेरेपी या कोलेजन इलास्टिन जितनी हमें चाहिए वो हम बाहर से भी जो है वो इन्फ्यूज कर देते हैं। और समटाइम्स जो है वो हमें इसके अलावा थोड़ा सा जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसकी तरफ भी जाना पड़ सकता है। स्कार ट्रीटमेंट्स जो हैं उसमें नॉन सर्जिकल में सबसे पहले जो है वो माइक्रोडर्माब्रेशंस, उसके बाद जो है वो डिफरेंट तरह के डर्मा रोलर के प्रोसीजर्स जो हैं वो आ सकते हैं, डर्मा पेन जो है उसको यूज़ किया जा सकता है, फिर लेज़र्स आ जाते हैं। जो लेज़र्स हैं उसमें जो चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी तो सेम रहती है, उसका मैकेनिज्म सेम रहता है, उसमें फ्रैक्शनल लेज़र्स जो हैं या फ्रैक्शनल टेक्नोलॉजी वो आ जाती है। उसके अलावा जो है वो स्कारलेट आ जाती है। ये 2-3 इस तरह के नाम हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाएंगे और आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर हम आ जाते हैं कि एक और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जो है उसके अंदर सबसीजन होता है, जिसमें हम जो स्किन जो आपका खड्डा है उसी का रूफ जो है उसको थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं और उसके अंदर जो कोलेजन इलास्टिन है उसको दिया जाता है। मीजोथेरेपीज की जा सकती हैं। उसके अलावा जो है फिलर्स जो हैं उनको भी समटाइम्स जो है वो हमें ऑप्ट करना पड़ता है। फिर हम सर्जिकल में आ जाते हैं। इसमें फिर जो है वो डिफरेंट चीज़ होती है, इसमें फैट ट्रांसप्लांट्स जो हैं वो भी किए जाते हैं या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट सबसे पहले इनिशियल जो मोडालिटीज़ हैं या जो बिल्कुल इनिशियल प्रोसीजर्स होते हैं उन्हीं को ऑप्ट किया जाता है। और मोस्ट लाइकली अगर पेशेंट जो है वो उसको घर में जो चीज़ें बताई जाएं, जो प्रिकॉशंस दिए जाएं, वो उनको फॉलो करता है और एक्नी जो है वो कंट्रोल्ड है, तो फिर जितने भी स्कार्स होते हैं वो यूजुअली नॉन सर्जिकल प्रोसीजर से ही ठीक हो जाते हैं। लास्ट में मैं एक छोटी सी बात जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी, वो ये है कि स्कार्स जो हैं वो ज़्यादातर आपसे जो है वो एप्लीकेशन से ठीक नहीं हो सकते, घर के ट्रीटमेंट्स या घर की लगाने वाली क्रीम से ठीक नहीं हो सकते, और यूजुअली उनके लिए क्लिनिकल प्रोसीजर्स जो हैं उनको ऑप्ट करना पड़ता है। फिर हम आ जाएंगे कि आपने हीलिंग को घर में बूस्ट करना है, उसके लिए सनस्क्रीन्स या सन ब्लॉक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा इस तरह के जो है वो विटामिन क्रीम्स होते हैं जो कि हीलिंग को बूस्ट करते हैं, वो घर में लगाने के लिए दिए जाते हैं। और आई होप सो कि ये वाले इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे या क्वेरीज होंगी वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो गई होंगी और आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी, और अब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपनी स्किन को इवैल्यूएट कर सकते हैं।